नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर 1 होता है यानी प्रथम पेपर होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों इसमें वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं या फिर वो भी प्रश्न हैं जो आपसे इस वर्ष पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें, क्योंकि यहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट डीएलएड से रिलेटेड और साथ ही साथ आपका कंप्लीट सिलेबस भी मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको देखते हैं। दोस्तों यह एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें 250 प्रश्न हैं, और अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं वह भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं और साथ ही साथ 15 नंबर के वन वर्ड भी पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था। तो चेन्नई में। तीसरा प्रश्न है मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है परिवार को। अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से यह हो सकता है। अगला प्रश्न है प्लेटो समर्थक था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी। तो दोस्तों आदर्शवाद पर आधारित थी। अगला प्रश्न है मदरसा का संबंध था। तो दोस्तों उच्च शिक्षा से। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है राष्ट्रकुलों में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं जो है वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 को। राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी उच्च शिक्षा से, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसका कथन है दोस्तों। तो यह पेस्टालॉजी का कथन है। संगमरमर के पत्थर का जो महत्वपूर्ण मूर्तिकार के लिए वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। तो यह कहा है दोस्तों एडिसन ने। अगला प्रश्न देखते हैं जो है वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। तो दोस्तों वह प्रचलित है औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक, यानी ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से शिक्षा के अनौपचारिक साधन कौन नहीं है दोस्तों। तो वह है परिवार नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन से हैं पूछता है। तो परिवार, समाज, राज्य, चलचित्र, टीवी, धर्म, समुदाय, उक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है खुला विश्वविद्यालय का पत्राचार्य द्वारा दी जाने वाली शिक्षा शिक्षा का कौन सा रूप है दोस्तों। तो वह है निरौपचारिक रूप, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है, यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं। तो यह हैं ड्यूई के। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 20 निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है। तो दोस्तों 20 वर्ष से 35 वर्ष तक के। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है दोस्तों। तो वह कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध या भावना है। तो वह है एक दूसरे के पूरक, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सी बाधाएं हैं। तो दोस्तों वह जातिवाद, प्रांतीयता,
एकता यानी सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं जो है राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है। तो दोस्तों वह अर्थ होता है भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए। तो वह उद्देश्य छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना। दूसरा उद्देश्य भी है छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना। तीसरा भी हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वह हमारा सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 25 का। अगला प्रश्न देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम पूछता है। तो आप उत्तर लगाएंगे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 27। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्य हैं दोस्तों। तो वह उद्देश्य होगा विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन भी हो जाएगा सभी राष्ट्रीय संस्कृतियों एवं प्रगतियों के व्यक्तियों को समान समझने के लिए भावना सृजन करना। तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना। यानी हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन सिद्धांत हैं। तो दोस्तों वो सारे सिद्धांत ऑप्शन में हैं। तो ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है किस शिक्षा शास्त्री का विचार है दोस्तों। तो वह हर्बर्ट ने कहा है शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। यह शिक्षा शास्त्री का विचार है तो यह विचार है रिवलिन का। अगला प्रश्न देखते हैं मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके किस शिक्षा शास्त्री का कथन है दोस्तों। तो यह रूसो ने कहा था जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं यह कथन है दोस्तों शेक्सपियर का यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है यह किसका कथन है दोस्तों। तो यह रेमंड का कथन है। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थन कौन दर्शन शास्त्री हैं। तो दोस्तों वह हैं टीपी नन यानी ऑप्शन ए। यह कथन किसका है जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है यह कथन है दोस्तों मानवतावादी का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं। तो यह जॉन डीवी ने कहा था। शिक्षा को ध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया। तो एडम्स ने। अगला प्रश्न है आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है दोस्तों। तो वह होगी साक्षरता यानी ऑप्शन सी बच्चे। अगला प्रश्न है बच्चे के समाजीकरण आद्य व्यक्ति है तो वह है माता। अगला प्रश्न है मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्त करने का सर्वोत्तम विधि है दोस्तों स्पष्टीकरण ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता। तो यह दोस्तों है सत्य। अगला प्रश्न है किसने कहा है समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। तो मैकाइवर ने कहा है। विद्यालय समाज का लघु रूप है यह किसका कथन है। तो डुई का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा में किस क्षेत्र में है दोस्तों। तो वह है शिक्षण विधि में। अगला प्रश्न है शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है वह है मानव का निर्माण यानी मानव निर्माण। एमिल की रचना किसने की दोस्तों। तो रूसो ने। मूल्य संकट का मुख्य कारण है वह है स्वार्थपरता। अगला प्रश्न है
टॉम्टे किस देश के दार्शनिक थे? तो वह फ्रांस के थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों जॉन ड्यूई, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है, किसका कथन है? तो दोस्तों यह कमेलियंस ने कहा है। नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है तो परम अहम का विकास है। दोस्तों ऑप्शन डी। स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? तो दोस्तों पेस्टालॉजी ने कहा है। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वैलियर से हुई है, यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों यह लैटिन भाषा से लिया गया है। दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? दोस्तों तो मूल्य क्या है? वह है शुद्ध तत्व एवं सूक्ष्म तत्व। अगला प्रश्न है शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए, यह कथन दर्शन की किस धारा ने स्वीकार किया है? तो प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है, यह कथन किस दार्शनिक का है? दोस्तों तो यह है हॉकिंस का। अगला प्रश्न है 57 की शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक तथा का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है, किसका कथन है? तो बर्नार्ड शॉ का, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है करके सीखना का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? दोस्तों तो प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न देखते हैं अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे, बिहाइंड द कर्टन, किस वाद ने स्वीकार किया है? तो प्रकृतिवाद ने। अगला प्रश्न देखते हैं आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप में किसे स्वीकार करता है? तो आध्यात्मिक संसार, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आत्मा ही इस संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है, किस दार्शनिक का विचार है? तो रॉस का। प्रश्नोत्तर विधि यानी क्वेश्चनिंग मेथड किस दार्शनिक की देन है? तो सुकरात का, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है, किसका विचार है? तो हीगल का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रणेता प्लेटो हैं? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों संबद्ध विधि। अगला प्रश्न है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन है दोस्तों विवेकानंद का। अगला प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, तो वह होगी दोस्तों सह शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवक्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 8 वर्ष के। अगला प्रश्न देखते हैं जो है वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ, तो वह हुआ वर्ष यानी सन 1937 में। अगला प्रश्न है प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि है, वह है करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्वानुभाव द्वारा सीखना, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 70 जो है गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है, तो वह है दोस्तों हस्तकला। अगला देखते हैं प्रश्न 71 डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों जॉन ड्यूई, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऐसा। अगला प्रश्न है समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन है दोस्तों लुईस क्रिस बर्ग का, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न देखते हैं 74 जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है दोस्तों, वह है जीवन स्तर की एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई दोस्तों 16 अप्रैल 1976 को। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है समाज की। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, वह है जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिक
दायिकता यानी उपयुक्त सभी, जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है पूछता है तो आप प्रतिस्पर्धा लगाएंगे, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। दिवास्वप्न पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों गीजू भाई। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है, तो उत्तर होगा स्थान निश्चित नहीं होता है, स्वतंत्रता होती है और समय निश्चित नहीं होता, यानी उपयुक्त सही डी। संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है, तो हिंदी को। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है दोस्तों जॉन ड्यूई का। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह, जो लिखे हैं ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है तो हम ऑप्शन डी लगाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं दोस्तों पत्रचार शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन, दूरस्थ शिक्षा, यानी ऑप्शन डी। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, वह हैं अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देती है शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, यानी ऑप्शन सी। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह जो कथन है यह है फ्रॉबेल का है। और अगला प्रश्न है, मेरिया मॉन्टेसरी भारत आई वर्ष 1939, यानी ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है दोस्तों, वह है शिक्षक का। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है दोस्तों, वह प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, शासकीय उदासीनता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है शिक्षक को योजनाबद्ध करने हेतु। अगला प्रश्न है, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होता है वह होता है जीवन व्यवहार की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। गुरुकुल यानी वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है, तो वह होगा दोस्तों आदर्शवाद। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है, तो वह होगा दोस्तों उद्देश्य में। अगला प्रश्न है, राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई दोस्तों, तो वह गठित हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी दोस्तों उच्च शिक्षा से। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया वह सन 1935 में किया। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था वह था उपनयन संस्कार। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है तो बाल्यावस्था से। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन है अरस्तू का। शिक्षा का प्रमुख जो उद्देश्य है वह सर्वांगीण विकास है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन है रूसो का। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था दोस्तों फारसी। वैदिकालीन शिक्षा संबंधित है वह है वेदों से। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं फ्रॉबेल। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की, तो श्री अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय व पढ़ने की शिक्षा इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है मॉन्टेसरी ने। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आधारित अधिनियम पारित हुआ, तो दोस्तों ऑप्शन सी 2009 में हुआ। और अगला प्रश्न है 110, जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वह था ऑप्शन डी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है प्रश्न संख्या 111, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ दोस्तों ऑप्शन सी सन 1986 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन है जो दोस्तों जॉन ड्यूई का। फ्रॉबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है वह है किंडरगार्टन, ऑप्शन ए का। जनसंचार का यांत्रिक साधन है दोस्तों टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, उपयुक्त सभी। रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है दोस्तों बालिकाओं के लिए, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, परोपकार सत्यनिष्ठ क्षमाशीलता का उदाहरण है दोस्तों वह उदाहरण है मानव मूल्य, यानी ऑप्शन सी का। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है 117,
वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है दोस्तों उपयुक्त सभी यानी विद्या ज्ञान बोध तथा विनय से, यानी ऑप्शन डी सही होगा। वैद्यकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों निर्वाण की प्राप्ति, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं दोस्तों विलियम जेम्स। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह जो कथन है वह रविन्द्रनाथ टैगोर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। गीजूभाई बधेका ने बालकों की संज्ञा दी है बाल देवो भव यानी ऑप्शन ए से। पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्विति के जिस क्षेत्र में आई वह है दोस्तों शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं जो है प्रश्न संख्या 123 शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए सुविधाओं की सर्वसुलभता, बी भी होगा स्थायित्व का सर्वव्यापीकरण और सी भी होगा सर्वव्यापी का नामांकन, यानी इसका उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 124 नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी अनुसूचित जातियों की शिक्षा, स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा और अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं जो है 125 मूल्य वे आदर्श विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए हैं। यह कथन है दोस्तों ट्रेकर का यानी ऑप्शन सी। जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वो कौन से मूल्य हैं, तो वह होते हैं वैश्विक, यानी ऑप्शन बी। NCERT के कितने मूल्यों को स्वीकारा है, तो 83 मूल्यों को स्वीकारा है, ऑप्शन ए। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं दोस्तों, तो दर्शित नियंत्रित प्रेरित करते हैं, यानी ऑप्शन डी। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया, तो कोठारी आयोग ने दिया। भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है, तो भावात्मक पक्ष से होता है। वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है, तो वह है टीवी, यानी ऑप्शन सी। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था दोस्तों इस्लाम धर्म का प्रचार, ज्ञान की प्राप्ति, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बिस्मिल्लाह संस्कार होता है वह होता है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का, यानी ऑप्शन सी। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है तो वह है व्यवसायीकरण करना। अगला प्रश्न है वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा संपूर्ण से निःशुल्क होती थी, यानी ऑप्शन डी। प्राचीन शिक्षा पद्धति में विधियाँ थी दोस्तों श्रवण मनन निधि यासन, यानी ऑप्शन ए। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था दोस्तों वह था नालंदा। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को, यानी ऑप्शन बी। छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया है मैकाले ने। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई सन 1968 में। अगला प्रश्न है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई 1968 की नीति और 86 की नीति दोनों में, यानी ऑप्शन सी। संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न है तो वह भिन्न है टेप रिकॉर्डर, यानी ऑप्शन सी। 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे, तो वह थे दोस्तों 194। जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है तो उपयुक्त सभी, यानी मनोरंजन, जन्मजात निर्माण, जन सामान्य को सहज बनाने हेतु। भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो बम्बई एवं कलकत्ता में हुई। बच्चे के समाजीकरण आद्य व्यक्ति है वह है माता। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए तो शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है वह है सभी छात्रों
को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? तो वह है दोस्तों, पिछड़े तथा दलित व्यक्तियों को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, यानी ऑप्शन सी। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग व के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की किस धारा में वर्णित है? तो अनुच्छेद 46 में। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु है वह है शिक्षक। निम्न में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है? तो वह है डुई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रकृतिवाद दार्शनिक है? तो वह है स्पेंसर। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करती है? तो मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं? तो प्रयोजनवाद के लोग। विवेकानंद के जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की? तो रामकृष्ण मिशन ने। टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी दोस्तों गीतांजलि। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी? वह है बुनियादी शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे गीजू भाई। अगला प्रश्न है, वह है प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादित किया है? तो वह संवाद विधि है। प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया है? तो वह होगा दोस्तों दंडात्मक अनुशासन, यानी ऑप्शन ए। नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, यह किसने कहा? तो टीपी नन ने। अगला प्रश्न है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो लैटिन भाषा के शब्द से हुई। अगला प्रश्न है, विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है दोस्तों, यह असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन विद्यालय प्रकार के कार्य संपादित करता है? तो दोस्तों संरक्षण कार्य, निष्पक्ष कार्य, प्रगतिशील कार्य, यानी यह तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है 165 नहीं 166 है। किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है, यह कहा है राधा कृष्णन ने, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 167, विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है? तो यह है सत्य। राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, यानी औपचारिक साधन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 169, जो है निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? तो यह जो ऑप्शन में दिए हैं सभी शैक्षिक कार्य हैं, तो आपका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा असत्य। देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है दोस्तों, यह है सत्य। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है, यह है दोस्तों सत्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? तो वह रचना जो नहीं है वह है दी लॉज। रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो वह प्रकृतिवाद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, डुवी के अनुसार शिक्षक है तो वह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डुवी की रचना नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला प्रश्न है, फ्रोबल के अनुसार कौन सा खेल उपयोगी नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा एकाकी नृत्य। अगला प्रश्न है, जो है किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा स, यानी बाल उद्यान। अगला प्रश्न है 179, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य है विद्यालय से। मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? तो वह दोस्तों मानसिक रूप से मंद बच्चों पर ध्यान दिया, और सी भी इसका उत्तर होगा, परंतु आप दोनों हैं तो बी लगाएंगे। अगला प्रश्न है 181, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता
को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका है? तो यह अरस्तू का विचार है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का प्रथम पाठशाला कहाँ है दोस्तों? कहाँ कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा बी यानी परिवार। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। किसने कहा? तो यह फ्रॉबेल ने कहा है। अगला प्रश्न है, बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? तो परिवार या घर से होता है। अगला प्रश्न है, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। किसने कहा दोस्तों? तो यह पेस्टोलॉजी ने कहा। अगला प्रश्न है, सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है। तो यह सत्य है दोस्तों। अगला है, केवल घर में ही बालक चरित्र का निर्माण कर सकता है। तो यह दोस्तों असत्य है। और अगला प्रश्न है 188, शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? तो बालक की भावात्मक विकास करना, यानी ऑप्शन ए। परिवार समूह, प्रथम मानव पाठशाला, प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह कथन है दोस्तों ऑप्शन सी, बोगार्ट्स का। अगला प्रश्न है, अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण होने चाहिए जिसका वातावरण सुखद और प्रेमपूर्ण, यानी ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, पारिवारिक शिक्षा में कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो वह है दोस्तों बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, खेल द्वारा शिक्षा विधि, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 191 का। और अब देखते हैं 192, विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है। तो वह जो कह रहा है प्रश्न, विद्यालय घर को और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी होती है, तो यह बिल्कुल सत्य कह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात है? तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। गीजूभाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ? तो दोस्तों महाराष्ट्र में चित्तल स्थान पर हुआ। गीजूभाई बधेका का जन्म कौन से सन में हुआ? तो 1885 में। गीजूभाई बधेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी? तो 14 लिखी। अगला प्रश्न है, बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कथन है दोस्तों मॉन्टेसरी का। अगला प्रश्न है, प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है। यह कथन है दोस्तों रूसो का। शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसका कथन है? तो मैकआइवर का। प्रश्न संख्या 101 है, समाज की सबसे छोटी जो इकाई है दोस्तों वह होती है परिवार। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है 202, घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा असत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों 3। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? तो 1964 में। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब आयोजित की गई? तो 1987 में। पारिस्थितिक असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारक है तीव्र जनसंख्या का वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है दोस्तों शिक्षा। जातिवाद का उत्तम स्रोत है, वह है जाति। सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है, तो वह है शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? तो वह है दोस्तों सामाजिक प्रदूषण। जल संरक्षण की वृडा पद्धति प्रचलित है दोस्तों गुजरात में। गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई 1985 में। वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं दोस्तों उदारीकरण, संतुलित विकास और निजीकरण, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का संस्थापक हैं दोस्तों वह हैं रूसो। प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष
प्रदान किया तो रूसो ने। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है, तो वह है शिक्षण विधि में। निम्नलिखित में कौन प्रकृतिवाद है दोस्तों, तो वह है स्पेंसर। शिक्षा में प्रयोजनवाद शिक्षा होती है तो अनुभव केंद्रित। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो अमेरिका। अगला प्रश्न है, पौंडीचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की, तो श्री अरविंद घोष ने। शिक्षा में मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। यह कथन है दोस्तों महात्मा गांधी जी का। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की, यह किसने कहा है, तो यह स्वामी दयानंद ने कहा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, किस स्थान पर, तो बोलपुर में। डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948-49 में क्यों की गई, तो मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है मुदालियर कमीशन। सन 1964 और 65 में किस आयोग का गठन किया गया, तो कोठारी आयोग का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया, तो 1992 में। राममूर्ति समिति 1990 में क्या गठित हुआ, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु इसको गठित किया गया। कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है, तो आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जाती है, तो प्रगतिवादी के रूप में। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है, तो वह होगा दोस्तों उद्देश्यों में। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं, तो प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल और बर्कले हैं। अगला प्रश्न है, 234 भारत की पहली स्वाक फिल्म जो थी वो थी आलम आरा, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बौद्धिककालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार के कितने वर्ष में होता है, तो वह होता है 20 वर्ष में। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है, यह विचार किसका है, तो स्वामी विवेकानंद का। निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, तो इनमें समय व स्थान का बड़ा महत्व होता है, जो ऑप्शन डी जो है वो नहीं आता है। गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया, तो वह हैं 4। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो गीजूभाई विधेका ने। शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया है, तो दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन ने। अगला प्रश्न है, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा, तो फ्रॉगल ने। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया, तो 3 में। भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था, तो महाराष्ट्र में। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया, तो हो जाएगा 45, ऑप्शन बी। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है, यह विचार है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर का। गीजूभाई विधेका द्वारा लिखित पुस्तक है वह है दोस्तों प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। अगला प्रश्न है, 247 शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है वह है सर्वांगीण विकास। शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जाता है, तो दोस्तों यह होगा इसका उत्तर शिक्षकों द्वारा एवं स्वयं इसका अमल करके। अगला प्रश्न है दोस्तों 249 महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों को क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है, तो दोस्तों हस्तकला विषय आवश्यक है।
शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया? तो मैकाले ने दिया। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है उसे दोस्तों हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है? तो दोस्तों 252 क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रॉवेल यानी ऑप्शन ए। जॉन ड्यूवी द्वारा लिखित जो पुस्तक है वो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके सारे ऑब्जेक्टिव ख़त्म होते हैं। अगर ये आपको वीडियो देख लेते हैं तो आपके 15 में से 15 साथ ही साथ जो वन वर्ड आते हैं वह भी आप कर सकेंगे। साथ ही साथ अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।